नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम इतिहास पढ़ेंगे और यहाँ इतिहास में हम भारतीय इतिहास पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास के तीनों भाग, जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास, तीनों को कवर करेंगे। जिसके अंदर हमने लूसेंट को आधार बनाया है और लूसेंट बुक के अंदर जो दिया हुआ है उसका एक संक्षिप्त सार हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये सीरीज आपके लगभग हर एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। आप ध्यान से सुनिए इसको। चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि इतिहास क्या होता है। हम इतिहास किसे कहते हैं। तो इसके लिए आप देखो, इतिहास एक क्या है, सब्जेक्ट है, एक विषय है। और जिसके अंदर क्या कहते हैं, इस सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ा जाता है। इस सब्जेक्ट के अंदर प्राचीन काल से लेकर आज तक जो भी घटनाएं घटित हुई है, उन घटनाओं का विवरण, मतलब जो घटनाएं घटित हुई हैं उन घटनाओं का कालक्रमिक विवरण है, उसका जो अध्ययन करते हैं वो विषय इतिहास कहलाता है। सिंपल सा यहाँ जो लिखा है उसके अनुसार देखो तो इतिहास एक विषय है जिसमें प्राचीन काल से लेकर अब तक घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का कालक्रमानुसार अध्ययन किया जाता है। बात समझ में आ गई। तो ये आपका इतिहास है। अब आपको ये पता चल गया इतिहास क्या है, एक सब्जेक्ट है भाई, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर जो इतिहास अभी तक जो घटनाएं घटित हुई हैं पहले से लेकर आज तक, उन सब का अध्ययन किया जा रहा है। तो हमने ये देखा कि यहाँ घटनाओं का अध्ययन किया जा रहा है। तो अब आप ये कह रहे हो, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन भी आया होगा कि प्राचीन काल से लेकर आज तक जो घटनाएं घटी हैं उनका हमें कैसे पता चला। हमें क्या पता चला कि ये घटना घटित हुई थी और इस घटना का संबंध इस घटना के साथ है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ स्रोत ढूंढने पड़ेंगे जिससे हमें ये पता लग जाए कि ये घटना इस समय घटित हुई थी और इससे संबंधित थी। तो ये जो स्रोत होंगे वही हमारे इतिहास के स्रोत होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इतिहास के स्रोत क्या होंगे। इतिहास के स्रोत क्या होंगे, हमें कहाँ से पता चला कि इतिहास ऐसा था। इसके लिए हमने कुछ स्रोत ढूंढे थे। उन स्रोतों के आधार पे हमें पता चलता है। और वो स्रोत कौन कौन से हैं, मैं एक बार उनकी चर्चा कर देता हूँ। देखो, स्रोतों की हम डिटेल से चर्चा करेंगे आगे चल के पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार यहाँ संक्षिप्त में बता देता हूँ कि कौन कौन से स्रोत थे। देखो, मुख्य थे 3 प्रकार के स्रोत हैं। साहित्यिक साक्ष्य हैं, विदेशी यात्रा विवरण है और पुरातात्विक साक्ष्य हैं। इसका मतलब ये हो गया कि साहित्य लिखे गए थे, पहले प्राचीन समय में साहित्य लिखे गए थे। उन साहित्यों के आधार पे हम पता लगा लेते हैं कि उनका जनजीवन कैसा रहा होगा। ठीक है। उसके बाद में विदेशी यात्रा विवरण, इसका मतलब ये हो गया विदेशी लोग हमारे भारत में आए और उन्होंने अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया। उस विवरण से भी हमें पता चल जाता है कि भारत के अंदर क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं। और तीसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब हमें खुदाई में ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर हमें पता चल जाता है कि इतिहास में ऐसी ऐसी घटनाएं रही होंगी। ठीक है। ये आपके 3 प्रकार के स्रोत हैं। अब इनको एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे। जैसे साहित्यिक साक्ष्य के अंदर 2 प्रकार के साहित्य लिखे गए थे। साहित्य का आप मतलब समझ गए कि एक किताबें लिखी गई थी, प्राचीन समय में किताबें लिखी गई थी, साहित्य लिखा गया था, उसी को हम साहित्य कहेंगे। ठीक है। साहित्य 2 प्रकार के लिखे गए थे। एक तो धार्मिक साहित्य और एक लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य जो धर्म से संबंधित थे और लौकिक जो लोगों के मनोरंजन से संबंधित थे। ये 2 प्रकार के जो साहित्य थे उनसे हमें पता चलता है कि क्या क्या हुआ होगा। आगे धार्मिक साहित्य को हम 2 प्रकार से विभाजित करते हैं। एक तो है ब्राह्मण साहित्य और एक ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य का मतलब जो ब्राह्मणों से संबंधित है, जैसे वेद है, उपनिषद है, आरण्यक है, पुराण है, स्मृति है, रामायण है, महाभारत है। ब्राह्मणों का मतलब ये हिंदुओं से संबंधित थे। और ब्राह्मणेतर साहित्य के अंदर ये 2 साहित्य हैं, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। ये 2 आते हैं ब्राह्मणेतर साहित्य में। ठीक है। अगला हम बात करते हैं लौकिक साहित्य की। तो लौकिक साहित्य जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए थे, जीवनियाँ लिखी गई थी और गल्प साहित्य लिखे गए थे। इन सब से भी हमें पता लगता है। अब अगला था हमारा विदेशी यात्रा विवरण। विदेशी यात्रा विवरण के अंदर क्या था कि कई विदेशी यात्री हमारे भारत देश में यात्रा पर आए थे और उन्होंने यहाँ काफ़ी समय गुजारा और उस यात्रा का उन्होंने विवरण प्रस्तुत किया किसी किताब के अंदर। उस किताब से भी हमें पता चलता है भारतीय सिस्टम का, भारतीय इतिहास का।
जैसे कौन कौन आए थे, एक तो यूनानी लेखक आए थे, यूनानी रोमन लेखक आए थे, चीनी लेखक आए थे और अरबी लेखक आए थे। इन सब ने अपने अपने यात्रा वृत्तांत लिखा और उसके अंदर भारत का जिक्र किया है, तो वहाँ से हमें पता लग रहा है। तो एक बार हम चर्चा कर लेते हैं यूनानी रोमन लेखक कौन कौन आए थे। ये थोड़े महत्वपूर्ण है, यहाँ से आप देख लोगे ना तो पता भी चल जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं छोटे एग्जाम जैसे SSC वगैरह में, तो यहाँ से। अब कैसे है देखो, यूनानी रोमन लेखक कौन कौन से थे। यूनानी रोमन लेखक में एक तो टेशियस था, ईरान का था, फिर हेरोडोटस था जिसने इतिहास का पिता कहा जाता है जिसको, और हिस्टोरिका नाम की इसने पुस्तक भी लिखी थी हेरोडोटस ने। ठीक है, अगला था सिकंदर के समय आए थे कुछ निराकस वगैरह आए थे, और अगला था मैक्सथनीज ने इंडिका लिखी थी। ये पुस्तक भी ध्यान में रखनी है कि इंडिका के लेखक कौन है, मैक्सथनीज। ठीक है, उसके बाद में डायमेकस आए थे, डायनोसियस आए थे, डायनोसियस अशोक के समय आए थे, और एक आए थे टोलमी ने ज्योग्राफिका लिखी थी, और प्लिनी इन्होंने क्या लिखी थी, नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये जो लेखक थे ये तो यूनानी रोमन लेखक थे। उसके बाद में चीनी लेखक आए थे, ये नाम याद रखना, चीनी लेखक फान आए थे, सुंगयुन आए थे, हेनसांग आए थे, इत्सिंग आए थे। इन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी, उनसे भी हमें पता चलता है। फिर अरबी लेखक आए थे कुछ। अरबी लेखकों की अगर बात करें हम, तो अरबी लेखकों के अंदर अरबी लेखकों में सुलेमान, अलमसूदी, अलब्रूनी। ये देखना, ध्यान रखना, अलब्रूनी ने तहकीक हिंद नामक किताब लिखी थी, और ये मौत गजनवी के समय आए थे। ठीक है, ये जो हमारे विदेशी यात्री आए थे उन्होंने जो पुस्तकें लिखी उनका मैंने संक्षिप्त में आपको बता दिया है। और ये याद रखने हैं आपको कि टेशियस, हेरोडोटस इस इतिहास का पिता कहलाता है, मैक्सथनीज ने इंडिका लिखी थी, डायनोसियस किसके शासनकाल में आया था, टोलमी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, प्लिनी कौन सी लिखी थी, सुलेमान, अलमसूदी किसके शासनकाल में आए थे, अलब्रूनी किसके शासनकाल में आया था, इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अभी मैं चर्चा करता हूँ थोड़ा सा आगे की ओर। देखो, पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करते हैं हम। पुरातात्विक साक्ष्यों के हमें अभिलेख मिले हैं, मुद्राएं मिली हैं, स्मारक मिले हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, चित्रकला मिली है। इसका मतलब समझ लो, अभिलेख तो ऐसे जो पत्थरों पे लिखे गए थे, पत्थरों पे लिखे हुए कुछ मिल गए हमें, उससे पता चल गया। जैसे अशोक के अभिलेख मिले थे। मुद्राएं, उस समय की मुद्राएं थी, वो पत्थर की थी, सेलखड़ी की मुद्राएं थी, वो मिल गई, उनसे हमें पता लग गया कि हाँ ऐसा ऐसा जनजीवन रहा होगा। स्मारक मतलब भवन मिले हैं बनाए हुए, जैसे राजगृह के राजप्रसाद मिला है, और मूर्तियाँ मिली थी, कई प्रकार की मूर्तियाँ मिली हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं। इस प्रकार से चित्रकला भी मिली है। उन चित्रकलाओं, इन सब से हमें उस समय की जीवन शैली का पता चल जाता है। तो ये हमारे इतिहास के स्रोत हो गए कि हमें इतिहास के बारे में कहाँ कहाँ से पता चलता है। आगे मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ अब इतिहास के वर्गीकरण की। इस संपूर्ण इतिहास को, एक कुछ छोटा टाइम तो रहा नहीं, बहुत लंबा कालखंड है। इस लंबे कालखंड को हमने कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा है। और वो भाग कौन से हैं? 3 प्रकार के भाग हैं। कौन कौन से, एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखो, हमने पूरे इतिहास को 3 भागों में बांट लिया। 3 भागों में कौन कौन सा? एक प्राग ऐतिहासिक काल, एक आदि ऐतिहासिक काल, एक ऐतिहासिक काल। ये देखो, ये नाम 3 भागों में बांटने का आधार क्या था? आधार ये था कि लिखित साक्ष्यों के आधार पर हमने इनको 3 भागों में बांटा। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जब हमारे को कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। इसका मतलब इस समय तक मानव ने लिखना पढ़ना नहीं सीखा था। अगर सीखा भी था तो वो हमें प्राप्त नहीं हुआ है, हमें पता ही नहीं चला कि इस समय मानव लिखता भी था क्या। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। प्रागैतिहासिक काल का मतलब इस समय हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। और आदि ऐतिहासिक काल का मतलब ये हो गया, इस समय का हमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध होता है, लेकिन उसको हम पढ़ पाने में सक्षम नहीं है, इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल कह दिया। ठीक है। ऐतिहासिक काल का मतलब है कि यहाँ लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और इन लिखित साक्ष्यों को हमने पढ़ भी लिया है और पढ़कर पता कर लिया कि इस समय क्या क्या हुआ होगा। बात समझ में आ गई। इस प्रकार हमने इतिहास को 3 भागों में बांट दिया, प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। ठीक है। आगे देखो, प्रागैतिहासिक काल के समय क्या महत्वपूर्ण हुआ था, कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल भी कह देते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल भी कह देते हैं। और पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा था। पूरा पाषाण काल, ये कालक्रम थोड़ा सा ध्यान रख लो, आपको अच्छा फील होगा फिर आगे चल के। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल का अज्ञात काल से लेके 8000 ईसा पूर्व, 8000 से 4000 ईसा पूर्व मध्य पाषाण काल, 4000 से 2500 ईसा पूर्व नवपाषाण काल का है। ठीक है।
और उसके बाद में आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता आती है। ऐतिहासिक काल के अंदर हमारे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ये सब आ जाता है। हमें मुख्य रूप से यहाँ प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इसके बारे में पढ़ना है। प्राचीन भारत की शुरुआत होती है 600 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व, मध्यकालीन भारत की 712 से 707 ईस्वी, और आधुनिक 707 से 1964 या अब तक भी मान लो आप, ठीक है। मुख्य रूप से हम यही पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, इससे पहले हम इस पार्ट का भी जिक्र करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो अब आधुनिक भारत में ये क्या था, यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, ये सब मैंने संक्षिप्त में एक पीपीटी डाल रखी है, इसको आप देख लेना, बाकी आगे डिटेल से मैं इसको अच्छी तरह से पढ़ा दूंगा। अब हम शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल से। प्रागैतिहासिक काल से शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल मैंने अभी बताया था कि इस काल के कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। यहाँ हमें इस समय कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ मानव लिखना जानता था या नहीं जानता हम नहीं कह सकते, लेकिन लिखा हुआ कोई साक्ष्य हमें नहीं मिला, ठीक है। और इस काल को पाषाण काल कह दो, एक ही बात है। इसको हमने 3 भागों में बांटा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो ध्यान रखना आप, पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। कंफ्यूज नहीं होना है। इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा है, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसके बाद में प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पत्थर का उपयोग अधिक होता था, इसलिए पाषाण काल कहते हैं इसको। इसको भी हमने 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। क्योंकि ये कन्फ्यूजन होता है नए विद्यार्थी को कि कौन से को हमने 3 भागों में बांट दिया, फिर आगे चल के हुच पूछ हो जाता है। तो मैंने फिर बता दिया, पाषाण काल को 3 भागों में, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। अब आगे चल के हमने पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा है। इसको भी हमने 3 भागों में बांटा है, पाषाण काल को 3 भागों में, और उसका पहला भाग है पूरा पाषाण काल, और फिर पूरा का पाषाण काल को भी फर्दर हमने 3 भागों में बांट दिया है। तो एक बार इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि पूरा पाषाण काल के अंदर क्या क्या विशेषताएं थी। पूरा पाषाण काल के अंदर मनुष्य क्या था, आखेटक था और खाद्य संग्राहक था। आखेटक और खाद्य संग्राहक का मतलब यहाँ इस समय मानव शिकार करता था और शिकार को इकट्ठा कर लेता 1-2 दिन के लिए और बस उसे खाता था। शिकार की तलाश में फिर वो दूसरी जगह चला जाता। इसका मतलब घुमंतु जीवन यापन कर रहा था, ठीक है। अब इसको हमने फिर आगे बांट दिया 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से हैं, निम्न पूरा पाषाण काल। समय अगर इसका मैं बताऊं तो लगभग 5 ईसा पूर्व से 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व, ठीक है, लगभग समय है ये। ध्यान रखने की कोई ज़्यादा विशेष आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस समय हुआ क्या था, आग का प्रयोग करने लग गए थे मानव इस समय आग का प्रयोग करने लग गया था। पूरा पाषाण में ये क्वेश्चन आ जाता है, मनुष्य ने आग का प्रयोग कब शुरू किया था, निम्न पूरा पाषाण काल में, उच्च पूरा पाषाण काल में, मध्य पूरा पाषाण काल में, या फिर ऐसे भी आ जाएगा कि आग का प्रयोग मनुष्य ने कब शुरू किया था, पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में। अगर ऐसा आता है तो पूरा पाषाण काल में, और इसके भी भाग में क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण और मध्य पूरा पाषाण में, तो आप कहोगे निम्न पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने आग का प्रयोग करना सीख लिया था, ठीक है। इसी पूरा पाषाण काल का अगला भाग है मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल का समय है 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व। इस समय क्या घटनाएं हुई हैं, मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बना दिया था। इस समय मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बना लिया और श्रृंगार साधनों का प्रयोग भी होने लग गया था, ठीक है। अगला तीसरा जो भाग है वो है उच्च पूरा पाषाण काल। इसका समय 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व है। इसकी महत्वपूर्ण घटनाएं में यहाँ आकर उच्च पूरा पाषाण काल में आकर उपकरण जो बनाते थे, पत्थर के उपकरण बनाते थे मनुष्य, और वो उपकरण ब्लेड की तरह धारदार होने लगे थे, पतले और धारयुक्त होने लगे थे। इसका मतलब उपकरण थोड़े प्रभावशाली हो गए थे, ठीक है। और चकमक उद्योग की स्थापना हो गई थी। और आधुनिक मानव होमोसेपियंस, जिसको हम होमोसेपियंस कहते हैं, मतलब आधुनिक मानव, इसका उदय भी उच्च पूरा पाषाण काल में हो गया था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है, चकमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय, ये उच्च पूरा पाषाण काल में होता है, या फिर आप इसको पूरा पाषाण काल भी कह सकते हो, तीनों के संदर्भ में पूछे तो, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। मैंने यहाँ इस पीपीटी में पूरा पाषाण युग के जो क्षेत्रों हैं उनका वर्गीकरण करके बताया कि पूरा पाषाण युग के क्षेत्र कौन कौन से थे। तो एक बार इनको देख लो आप, पूरा पाषाण युग के क्षेत्र कौन कौन से थे। देखो, निम्न पूरा पाषाण काल के अंदर इस संस्कृति को फलक संस्कृति कहते थे, और यहाँ 2 जगह पे ये मिलते हैं हमें। जैसे सोन घाटी में, पाकिस्तान में पड़ती है, सोन घाटी में भी निम्न पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। और बेलन घाटी, ये मिर्ज़ापुर यूपी में पड़ती है, बेलन घाटी में। तो आपको निम्न पूरा पाषाणिक स्थल मिलेंगे, सोहन घाटी पाकिस्तान, बेलन घाटी मिर्ज़ापुर, ठीक है।
उसके बाद में मध्य पुरापाषाण काल स्थल कहाँ है? सोन घाटी में मिलेगा। देखो विस्तार हो रहा है, विस्तार हो रहा है। यहाँ सोन घाटी थी, यहाँ भी सोन घाटी है। बेलन घाटी यहाँ भी थी, बेलन घाटी, और यहाँ भी बेलन घाटी है। यहाँ बेलन घाटी है, यहाँ भी है। और उसके बाद में नर्मदा घाटी महाराष्ट्र की तरफ पड़ती है। तुंगभद्रा घाटी ये भी नीचे पड़ती है नर्मदा से। तो ये विस्तार हो गया, मध्य पुरापाषाण काल में मनुष्य का विस्तार हो गया है। सोन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी, तुंगभद्रा घाटी तक पहुंच गया है। फिर उच्च पुरापाषाण काल के अंदर क्या होता है? इसको सल्क और फ्लक्स संस्कृति दोनों का देते हैं। इसमें होता क्या है? इस मनुष्य का और विस्तार हो जाता है। कहाँ तक पहुँच जाता है? बेलन घाटी, छोटा नागपुर पठार तक पहुँच जाएगा। आपको पता होगा, अपने इंडिया का मैप अगर ध्यान है तो छोटा नागपुर पठार कहाँ पे? मध्य भारत में पहुँच जाता है। और गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में। ये सभी स्थल कौन कौन से हैं? ये सभी स्थल हैं उच्च पुरापाषाण काल के स्थल हैं। ठीक है, आपको पूछ सकते हैं कि उच्च पुरापाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं। ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें आपको छटनी करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। अगली बात समझ में। अब उसके बाद में हम आगे चलते हैं, मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। देखो पुरापाषाण काल, उसके बाद में आता है मध्य पाषाण काल। पाषाण काल के 3 भाग, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो हमने पहला देख लिया पुरापाषाण काल और उसके 3 भाग भी देख लिए। अब हम चर्चा कर रहे हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल के अंदर मनुष्य आखेटक है और पशुपालन करने लग गया। पुरापाषाण काल के अंदर क्या था? मनुष्य आखेटक और खाद्य संग्राहक था। मतलब शिकार करता था और उस शिकार को इकट्ठा करके 1-2 दिन तक चला लेता था। यहाँ मनुष्य क्या करने लग गया? वो काम तो कर ही रहा है, शिकार वाला तो कर ही रहा है, लेकिन पशुपालन भी करने लग गया। पशुओं को पालतू बनाने लग गया। बात समझ में आ गई? अब इसकी और क्या क्या विशेषताएं हैं ये देखो। इस युग के लोग शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे और खाद्य वस्तुओं का संग्रहण कर जीवन यापन करते थे। ठीक है, औजार सूक्ष्म पाषाण से निर्मित होते थे। औजार जो उनके थे और भी छोटे छोटे पत्थरों से बनने लग गए थे। मतलब छोटे पत्थरों से औजार बनाने से उनको फायदा होने लग गया कि उनको कैरी करना आसान हो जाता था। ठीक है, इस समय के कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालिक स्थल है। मतलब बागोर पड़ता है राजस्थान में बागोर पड़ता है कोठारी नदी के भीलवाड़ा में। ये मध्य पाषाण काल स्थल है भारत का सबसे बड़ा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बागोर। अब उसके बाद में देखो आगे जो मध्य पाषाण काल युग के प्रमुख स्थल हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। मध्य पाषाण काल युग के प्रमुख स्थलों की बात करें तो इसमें देखो आप, मध्य प्रदेश में मध्य पाषाण काल युग के कुछ साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और बिहार है। तो मध्य प्रदेश के अंदर आदमगढ़ में मिला है, होशंगाबाद के पास है। भीमबेटका आपने पढ़ाई है, भीमबेटका। और बौद्धौर सिद्धि के में पड़ता है। राजस्थान के बागोर में, भीलवाड़ा में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में महादाहा या मदाहा भी बोल देते हैं इसको, सराय नाहरराई प्रतापगढ़ के पास है। और पायसरा यहाँ मुंगेर के समीप पड़ता है बिहार में। यहाँ पे ये क्या मध्य पाषाण कालीन स्थल मिले हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है कि मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं, क्योंकि पुरापाषाण कालीन स्थलों के भी ध्यान रखना है और उसके बाद मध्य पाषाण कालीन स्थलों का भी ध्यान रखना है और उसके बाद नवपाषाण कालीन स्थलों का भी ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो इसके लिए मैं आपको ये पीपीटी तैयार करके दे दिए, इसको आप देख लेना, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। आगे हम चलते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के अंदर क्या होता है? मनुष्य खाद्य उत्पादक हो गया है। खाद्य उत्पादक, देखो एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, पुरापाषाण काल में मनुष्य क्या था? आखेटक था और खाद्य संग्राहक। शिकार करता था, उसी को संग्रहण कर लेता था। फिर मध्य पाषाण काल में आके क्या करता है? वो आखेटक तो है ही, उसके साथ साथ उसने पशुपालन करना शुरू कर दिया, पशुपालन शुरू कर दिया। अब नवपाषाण काल में आकर मनुष्य ने खाद्य उत्पादक की प्रवृत्ति अपना ली। इसका मतलब मनुष्य अब यहाँ भोजन का उत्पादन करने लग गया। इसका मतलब खेती करना शुरू कर देता है। ठीक है, देखो इस काल की क्या क्या विशेषता है। इस काल की प्राचीनतम वस्ती पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में नवपाषाण कालिक स्थल मिला है। ठीक है, मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब यहाँ मेहरगढ़ में कृषि करना शुरू कर दिया था नवपाषाण काल के लोगों ने। ठीक है, कृषि व पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की ही देन है। कृषि और पहिए का आविष्कार हो गया था इस काल में आके। आपको पूछेंगे कि कृषि का आविष्कार कब हुआ था, पहिए का आविष्कार कब हुआ था, आग का आविष्कार कब हुआ था, ये सब ध्यान में रखना है। कृषि और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में। ठीक है, अब देखो यहाँ कृषि व पशुपालन दोनों तरह के कार्य होने लग गए थे। मनुष्य ने पशुपालन शुरू कर दिया था मध्य पाषाण काल में और यहाँ कृषि, तो इसका मतलब पशुपालन भी हो रहा है और कृषि भी, दोनों काम शुरू कर दिए हैं नवपाषाण काल में।
ठीक है। उसके बाद में कुछ स्थानों पर हड्डी के बहुत सारे औजारों और हथियारों का प्रयोग भी होने लगा है। इसका मतलब पत्थर के औजारों का तो प्रयोग करते ही करते थे, लेकिन कुछ स्थानों पर हड्डी के औजार भी उपयोग में लेने लग गया था। जैसे भारत के अंदर चिरांद पड़ता है, चिरांद से हमें हड्डी के औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अब आगे चलो, थोड़ा सा नवपाषाण काल के जो स्थल हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। अब नवपाषाण काल के स्थलों की बात करें तो नवपाषाण काल के स्थल हैं उत्तर पश्चिम भारत में मिले हैं, कश्मीर में मिले हैं, उत्तरी भारत में मिले हैं, पूर्वी भारत में मिले हैं और प्रायद्वीपीय भारत में मिले हैं। अब देखो विस्तार हो रहा है मनुष्य का। पुरापाषाण काल के स्थल हमें सीमित थे, उसके बाद मध्यपाषाण काल के थोड़े बढ़ गए, नवपाषाण काल के और बढ़ गए, मनुष्य का विस्तार हो गया है। तो ये स्थल देख लेना, तीनों पीपीटी एक बार कंपेयर करके देख लेना। अब देखो आ गया, हम एक बार नवपाषाण काल के सभी स्थलों की चर्चा कर लेते हैं। इसके अंदर उत्तर पश्चिम भारत के अंदर बलूचिस्तान है और ऊपरी सिंधु प्रणाली है। जैसे बलूचिस्तान के अंदर मेहरगढ़ है, गुमंद है, राना गुंडई है और यहाँ जलीलपुर है, सरायखोला है। कश्मीर के अंदर झेलम घाटी के अंदर बुर्ज होम और गुफकराल था। ठीक है। उत्तरी भारत के अंदर उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कलडीहवा, मेहदा, बिहार में चिरांद, सेनवार, पश्चिम बंगाल में पांडुराजगिडी, असम के अंदर सारूतारू और मार्कडोला, ये पूर्वी भारत के स्थल है। और प्रायद्वीपीय भारत के स्थलों की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत के स्थल कर्नाटक में मिले थे और आंध्र प्रदेश में मिले थे और तमिलनाडु में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मिले थे। यहाँ आपकी बात कंप्लीट होती है नवपाषाण काल तक की। अब देखो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, यहाँ पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ये विकास है। पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण में गया, मध्यपाषाण से नवपाषाण काल में मनुष्य प्रवेश करता है। नवपाषाण काल के अंदर उसने कृषि करना शुरू कर दिया और हथियार बहुत छोटे बनाने लग गया, पत्थर के छोटे छोटे पत्थरों के हथियार बनाने लग गया और धारयुक्त हथियार होने लग गए थे। इसका मतलब विकास हो रहा है, धीरे धीरे मनुष्य का विकास हो रहा है। और आगे आके नवपाषाण काल के लास्ट स्टेज में आके मनुष्य ने तांबे की खोज शुरू कर दी और तांबे की खोज करने से उस तांबे के उपकरण भी बनाने लग गया। इसका मतलब यहाँ क्या हो गया कि वो तांबे के और पत्थर के उपकरण एक साथ बना रहा था, तांबे के और पत्थर के उपकरण एक साथ बना रहा था। इसलिए इस नवपाषाण काल की बाद की स्थिति को हमने ताम्रपाषाण कृषक संस्कृति का नाम दे दिया, ताम्रपाषाण कृषक संस्कृति। इसके बाद नवपाषाण काल के बाद में जो संस्कृतियाँ डेवलप हुई उनका नाम हमने क्या रखा, ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियाँ। क्यों रखा? क्योंकि मनुष्य ने यहाँ तांबे का और पत्थर का, पाषाण का एक साथ उपयोग शुरू कर दिया था। इसका मतलब तांबे के भी और पत्थर के भी उपकरण थे उसके पास। ठीक है। तो देखो एक बार इसके बारे में, पत्थर और तांबे के उपकरणों का एक साथ उपयोग करने के कारण इसे ताम्रपाषाण काल कहते हैं। ठीक है। इस युग के लोग पक्की ईंटों से परिचित थे, परंतु प्रयोग कभी कभी ही होता था। पक्की ईंटों से परिचित तो थे लेकिन कभी कभी उपयोग करते, ज़्यादा पक्की ईंटों का उपयोग नहीं करते थे। लोग पशुपालन करते थे और कृषि करते थे, वो तो करेंगे क्योंकि नवपाषाण काल में होने लग गए थे काम, तो ये तो करेंगे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि पुरापाषाण काल में जो काम होने लग गया मनुष्य स्वाभाविक है मध्यपाषाण काल में करेगा और वो नवपाषाण काल में भी करेगा, आगे की संस्कृतियों में भी करेगा। तो इसका थोड़ा ध्यान में रखना है। और आगे ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियों के अंदर मातृ देवी की पूजा होने लग गई थी, मातृ देवी की पूजा होने लग गई थी, लोग मातृ देवी की पूजा करने लग गए थे और वस्त्र निर्माण विधि से परिचित हो गए थे। इसका मतलब हमें ऐसे साक्ष्य मिले यहाँ कि जो वस्त्र निर्माण विधि से परिचित होने के साक्ष्य हैं। ठीक है। और यह संस्कृति ताम्रपाषाण संस्कृति मूलतः ग्रामीण संस्कृति थी, लोग यहाँ गाँव में रहते थे, ग्रामीण संस्कृति थी ताम्रपाषाण संस्कृति। ठीक है। आगे चल के सिंधु घाटी सभ्यता आएगी तो उसका और इसके साथ में एक संबंध बताऊंगा आपको, वो देखना। पहले तो आप हो सकता है कन्फ्यूजन रहा हो उसमें, लेकिन अब नहीं रहेगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमें अभी स्थलों के बारे में पता करना है कि ताम्रपाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं। तो स्थल देख लेते हैं, ताम्रपाषाण युग के स्थल कौन कौन से हैं। एक तो बलूचिस्तान है, पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु है, आम्री सभ्यता, कोट दीजियान, ये दोनों सिंधु में पड़ते हैं। बलूचिस्तान सभ्यता है मेहरगढ़ वगैरह की तरफ पड़ती है और राजस्थान के अंदर पड़ती है। कौन सी? राजस्थान के अंदर उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में, उत्तर पूर्वी राजस्थान में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। कौन सी? सोपी, जिसको कालीबंगा सभ्यता कहते हैं, कालीबंगा हनुमानगढ़ में। गणेश्वर सभ्यता ये सीकर के पास पड़ती है। और दक्षिण पूर्व में बनास सभ्यता, आहार और गिलोंद, ये आहार और गिलोंद सभ्यता है। ठीक है, राजस्थान में पड़ती है। फिर उसके बाद में पश्चिमी महाराष्ट्र में जैसे सालवादा सभ्यता और जारवी सभ्यता,
ये दोनों सभ्यता कौन सी हैं? पश्चिमी महाराष्ट्र में है, और है कौन सी है? ताम्रपाषाणिक सभ्यता है। इनके नाम याद रखने हैं आपको, जैसे जारवे थोड़ी इंपॉर्टेंट है, दायमाबाद, इनाम गांव, नेवासा, सोंगावुन, इनको याद रखना है कि जारवे संस्कृति से संबंधित नगर है। दायमाबाद और इनाम गांव, इन दोनों को तो विशेष याद रख लेना है। और है कौन सी? ये ताम्रपाषाणयुगीन सभ्यता स्थल है, ठीक है। और उसके बाद में पश्चिमी मध्य प्रदेश के अंदर मालवा सभ्यता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे मालवा में कायथा है, ठीक है, ये नगर है, स्थल है एक। उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ती है अंतरंजी खेड़ा, लाल किला शहीद, ये सब उत्तर प्रदेश की पड़ती है। तो आपके ताम्रपाषाण युग के स्थल हो गए हैं, और इन स्थलों को आप याद रखोगे कि कौन कौन से स्थल हैं, कहाँ कहाँ पे स्थित हैं। और ये भी पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित स्थल कौन सी सभ्यता से संबंधित है? ताम्रपाषाणिक युग सभ्यता से है, या फिर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, या फिर पूरा पाषाण काल से संबंधित है, ऐसे पूछ लिया जाएगा। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ देखो आगे कुछ बिंदु है विशेष। भारत में प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन स्थल आहार और गिलोंड है, ठीक है। मैंने अभी बताया था राजस्थान में पड़ते हैं आहार और गिलोंड, ये प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, ये दो स्थल, ठीक है। उसके बाद दायमाबाद इस युग की सबसे बड़ी बस्ती है जो जारवे संस्कृति से संबंधित थी। दायमाबाद भी बताया था मैंने, दायमाबाद ये जारवे संस्कृति से संबंधित है, महाराष्ट्र के नीचे की तरफ पड़ती है, ठीक है। ये सबसे बड़ी बस्ती थी। और उसके बाद में कायथा, एरन तथा इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद थी। ये ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कायथा, एरन, इनाम गांव, ये तीनों स्थल किलेबंद बस्तियां थी, ये किलेबंद थी। इसका मतलब चारों तरफ प्रकोटा था इनके, ठीक है। मैंने ताम्रपाषाण काल की जो विशेषताएं थी महत्वपूर्ण वो बता दी है। अब आगे थोड़ा सा और चलते हैं। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की काल अवधि का पता कर लेते हैं कि कौन सी काल अवधि रही है और कब तक की है। देखो मुख्य जो हैं उन्हीं की चर्चा करेंगे हम ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे। मुख्य जो काम के हैं उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। अब देखो आप यहाँ से इस पीपीटी को देखो, कायथा संस्कृति है, उसकी जो अवधि है 2000 से 1800 ईसा पूर्व है। कहाँ थी? चंबल नदी के क्षेत्र में थी। मालवा संस्कृति है 1700 से 1200 ईसा पूर्व है, नर्मदा नदी के क्षेत्र में थी। आहार संस्कृति है 2100 से 1500 पूर्व है, राजस्थान के उदयपुर में है। प्रभास संस्कृति है 2000 से 1400 ईसा पूर्व है, गुजरात के तटीय क्षेत्रों में थी। सावलादा संस्कृति है 2300 से 2000, महाराष्ट्र के धुलिया में थी। रंगपुर संस्कृति है 1700 से 1400 ईसा पूर्व, गुजरात के तटीय क्षेत्रों में थी। जारवे संस्कृति है 1400 से 700 ईसा पूर्व। जारवे संस्कृति देखो सबसे लास्ट तक यही चलने वाली है। जारवे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व, महाराष्ट्र के दायमाबाद में, ठीक है। ये इनका काल अवधि है। इसको देखोगे, अगर आप काल अवधि को देखो तो देखो यहाँ 2000 से मतलब कि 2000 से लगभग 2000 मान लो आप, लगभग 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास शुरू होती है ताम्रपाषाणिक संस्कृति, और उसके बाद में लगभग चलती है ये। इसको आप ये मान लो कि देखो 1400 है, यहाँ 1400 है, 1200, तो आप इसको मोटा मोटी अगर मानो तो 1200 मान लो, 1200 ईसा पूर्व के आसपास चलती है। वैसे जारवे तो 700 ईसा पूर्व तक आती है, लेकिन 2000 से 1200 के बीच की अवधि को आप ताम्रपाषाणिक अवधि कह सकते हो, ठीक है। अब आगे चलोगे, आप पढ़ोगे हड़प्पा सभ्यता, तो वहाँ हड़प्पा सभ्यता का जो काल है लगभग वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। 2350 से 1750 ईसा पूर्व। अब यहाँ देखो आप, जब हड़प्पा सभ्यता का काल ये है 2350 से 1750, और इसका ताम्रपाषाणिक संस्कृति का जो कालक्रम है वो मैं बता रहा हूँ लगभग मान लो 2000 से लेके 1200 ईसा पूर्व। तो कौन सी संस्कृति पहले की है, कौन सी बाद की है, यहाँ से पता लगा आपको। ये संस्कृति क्या है? पहले की है, और ये संस्कृति बाद की है, ठीक है। इसका मतलब ताम्रपाषाणिक संस्कृति है वो कालक्रम के अनुसार बाद की संस्कृति है। किससे? हड़प्पा सभ्यता से बाद की है, ठीक है। आगे मैंने पॉइंट भी डाला है, इसको अभी देखते हैं। चलो ये देखो, ये आ गया नोट। अभी ये नोट देखो, नोट क्या लगा है। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाणिक अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है। हड़प्पा की कांस्य युगीन, हड़प्पा को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी बोल देते हैं, ठीक है। हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है, परंतु कालक्रमानुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले और अधिकांश ताम्रपाषाण संस्कृति युगीन बाद में आती है। इस बिंदु का मतलब आपको समझ में आया। मैंने यही बताया था कि अगर हम तकनीकी दृष्टि से बात करें, तकनीकी दृष्टि से, तो उसको ये देखो, सबसे पहले मनुष्य ने क्या करना शुरू किया? पत्थर का उपयोग, पाषाण का उपयोग शुरू किया, ठीक है। पत्थर का उपयोग करता था, पत्थर से औजार बनाता था, और पत्थर का फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है? आकार
छोटा होता जा रहा है। इसका मतलब जो पूरा पाषाण में पत्थर के औजार थे वो बड़े थे, फिर मध्य पाषाण काल में और छोटे हो गए, धारयुक्त होने लगे, नव पाषाण काल में वो और छोटे हो गए और धारयुक्त होने लगे अधिक। ठीक है, उसके बाद में पत्थर के बाद में मनुष्य ने सबसे पहले तांबे की खोज की, सबसे पहले तांबे की खोज की। अब तांबे की खोज होती है, पत्थर के बाद तांबे की खोज होती है, और तांबे की वजह से मनुष्य ने क्या करना शुरू कर दिया, कांसा बनाना शुरू कर दिया, तांबे से कांसा बनाना शुरू कर दिया। इसका मतलब पहले तांबा आएगा तभी तो कांसा बनेगा, क्योंकि तांबे का एलॉय तो होता है कांसा, तो तांबा आएगा उसके बाद कांसा बनेगा। लेकिन होता क्या है, समय देखो, हड़प्पा सभ्यता 2350 ईस्वी के आसपास कांसा बनाने लग गई। ठीक है, इसका मतलब इसने तांबे की खोज पहले कर ली थी। और जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है वो 2000 ईस्वी के आसपास है, वहाँ वो सिर्फ क्या कर रही है, तांबा और पत्थर ये दो ही है। इसका मतलब ये कांसा बनाना नहीं जान रही है, अभी तक कांसा बनाना नहीं जान रही। तो हम तकनीकी दृष्टि से देखें, तकनीकी दृष्टि से तो नव पाषाण काल के बाद में ताम्र पाषाण काल आना चाहिए, ताम्र पाषाण, क्योंकि तांबा पत्थर के बाद तांबे का विकास हुआ। तो तकनीकी दृष्टि से तो ताम्र पाषाण काल संस्कृति नव पाषाण काल के जस्ट बाद में आनी चाहिए। लेकिन अगर टाइम को देखें, जैसे 2350 को और 2000 को देखें, तो 2000 बाद में आ रहा है, 2350 पहले। तो टाइम के अनुसार तो क्या है, हड़प्पा सभ्यता पहले आ गई है। ये बात इस नोट में लिखी हुई है, अगर समझ में आ गया है तो बता दो, नहीं तो कमेंट कर देना, फिर बता देंगे। जैसे फिर मैंने एक बार फिर इसको समझाने की कोशिश की है। देखो, पूरा पाषाण काल आता है सबसे पहले, उसके बाद मध्य पाषाण काल आता है, फिर नव पाषाण काल आता है। नव पाषाण काल के बाद में हड़प्पा सभ्यता का टाइम आता है, वो 2350 से 1750। उसके बाद ताम्र पाषाण काल आता है 2000 से 1200 ईसा पूर्व के लगभग। ठीक है, अब तकनीकी दृष्टि से ही तो नव पाषाण काल के बाद ये आना चाहिए ताम्र पाषाण काल, ये तो आएगा, क्योंकि पत्थर के बाद में तांबे की खोज होती है और पत्थर प्लस तांबे के एक साथ उपकरण बनते हैं, तो वो संस्कृति यही तो है। और फिर तांबे से हमने कांसा बनाना सीख लिया। इसका मतलब इसके बाद में कांस्य युगीन सभ्यता आनी चाहिए, लेकिन वो टाइम पहले ही आ गया। इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता बहुत ज़्यादा विकसित थी कि उन लोगों ने समय से पहले ही अपने तकनीक का विकास कर लिया था। बात समझ में आई। और ताम्र पाषाण संस्कृति के बाद में जो आती है वो लोह युग या महापाषाणिक संस्कृति बोलते हैं इसको, लोह युग या महापाषाणिक संस्कृति, जो दक्षिण भारत में थी। इसका टाइम लगभग आप 1000 ईसा पूर्व से मान सकते हो। ठीक है, आगे देखो, हम इसी की बात करते हैं, महापाषाणिक संस्कृति। महापाषाणिक संस्कृति दक्षिण भारत, लोह युग या महापाषाणिक संस्कृति। इस समय लोह युग, महापाषाणिक संस्कृति। देखो, दक्षिण भारत के अंदर लोह युग या महापाषाणिक संस्कृति का आरंभ होता है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दक्षिण भारत में लोहे का प्रयोग लगभग 1100 ईसा पूर्व के आसपास होने लगता है, और महापाषाणिक संस्कृति का जो आरंभ है वो लगभग 1000 ईसा पूर्व है। इसका मतलब लोह युग और महापाषाणिक संस्कृति लगभग एक समय की बात है। ठीक है भाई, इसको महापाषाणिक क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में भी एक देख लो कि महापाषाणिक संस्कृति नाम क्यों दिया इसको। होता क्या है, यहाँ क्या होता है कि मृतकों को आबादी क्षेत्र से दूर कब्रिस्तान में बड़े बड़े पत्थरों के बीच दफनाया जाता था, इसलिए इसका नाम महापाषाण पड़ गया। बड़े बड़े पत्थरों के बीच में दफना रहे हैं, इसलिए यहाँ महापाषाण नाम डाल दिया इसका। और इस संस्कृति के अंदर समाधान की विधियाँ थी। कौन कौन सी विधियाँ थी, 3 प्रकार की विधि थी, सॉरी 2 प्रकार की थी, 3 प्रकार से होते थे वो। आंशिक समाधान थी और पूर्ण समाधान थी। आंशिक समाधान का मतलब सबको पशुओं के लिए डाल देते थे खाने के लिए, और जो बचे खुश या उससे सोते थे उनको दफना दिया जाता था। एक पूर्ण समाधान मतलब पूरे के पूरे सबको दफना दिया जाता था। ठीक है, इसके जो स्थल हैं प्रमुख, वो स्थल कौन से हैं, महाराष्ट्र में नागपुर के पास है, कर्नाटक मास्की है, आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा है, तमिलनाडु के अंदर आदिचनलूर है, और केरल है। ये इसके प्रमुख स्थल है। ठीक है, तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति, उसके बाद में महापाषाणिक संस्कृति, ये सब आपको मैंने बता दिया है। और इसके बीच में एक हड़प्पा सभ्यता आती है, उस हड़प्पा सभ्यता को हम आगे चर्चा करेंगे आगे के लेक्चर में। अभी यहाँ तक का कंप्लीट हो गया है और समझ में आ गया तो ठीक है, मैं एक बार दोबारा चर्चा कर देता हूँ थोड़ा सा संक्षिप्त में। देखो होता क्या है, पूरा बता देता हूँ। पूरा पाषाण, उसके बाद में मध्य पाषाण, उसके बाद में नव पाषाण। नव पाषाण के बाद में कालक्रम के अनुसार तो देखें तो हड़प्पा। ठीक है, और तकनीकी दृष्टि से देखें तो क्या आना चाहिए, ताम्र पाषाण। हड़प्पा के बाद में ताम्र पाषाण और फिर महापाषाण। ठीक है, ये आता है। इस समय में मनुष्य ने आग का प्रयोग शुरू कर दिया था। मध्य पाषाण के अंदर
देखो, चकमक उद्योग और श्रृंगार, कुत्ते को पालतू, ठीक है। और यहाँ इसी समय चकमक उद्योग के साथ होमोसेपियंस का उदय होता है। और नवपाषाण के अंदर मनुष्य ने कृषि, पहिए का आविष्कार ये करना शुरू कर दिया था। हड़प्पा हम बाद में डिस्कस करेंगे। ताम्रपाषाण के अंदर तांबे के और पत्थर के औजार एक साथ उपयोग होने लग गए थे। कृषि तो हो ही जाती है शुरू, और पशुपालन भी शुरू हो जाता है। और यहाँ आके महापाषाण के अंदर इसका नाम पड़ा था कि मनुष्य अपने आबादी क्षेत्र से दूर शवों को बड़े बड़े पत्थरों के बीच में दफनाने लग गया था, इसलिए इसका नाम महापाषाण पड़ गया। ये आपको यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ गया है, तो धन्यवाद। इसके बाद में आप ये श्रृंखला कैसी लग रही है कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट श्रृंखला हम जल्दी ही लेके आएंगे, तो